हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम क्लास 10th में सोशल साइंस पढ़ रहे थे, जिसकी फर्स्ट यूनिट है संसाधन और विकास पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने इससे पहले संसाधन के प्रकार, है ना, नवीकरणीय अनवीकरणीय किस तरह से हैं और सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए हम आगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर पहुँचे थे। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन संबंधित बात यह है साथियों कि ये कब हुआ था, तो हम याद रखेंगे जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने इससे पहले हमारी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लास देखिएगा। साथियों, आज से हमारी पर डे एक चैप्टर एक लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा मैं, और एक रैपिड रिवीजन के तहत आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एजेंडा 21 भी मैं पढ़ा चुका था। एजेंडा 21 का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, वही रियो डी जेनेरो में हुआ था। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों। आज के टॉपिक में हम बात करें कि जो संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए। इस तरह से प्रश्न आएगा आपको कि संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए हैं। तो हम क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो ये प्रयास किए गए 1968 में क्लब ऑफ रोम कहाँ, रोम साथियों इटली में है, ने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की क्या करी थी, वकालत की थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1974 में सुबह सर एक राइटर है, सुबह सर ने अपनी बुक से स्माइल इज ब्यूटीफुल में क्या करा, गांधी जी, जो महात्मा गांधी जी थे, उनके संसाधनों के संरक्षण संबंधित, वन्य जीव संरक्षण संबंधित उनकी क्या करी थी, उनकी पुनरावृत्ति करी उन्होंने कहा कि यार गांधी जी भी ऐसा कह गए हैं और मैं भी कह रहा हूँ कि स्माइल इज ब्यूटीफुल जो बुक है उसमें उन्होंने कहा। उसके बाद 1987 में ब्रूडलैंड आयोग आया। ब्रूडलैंड आयोग की रिपोर्ट आई और उसने कहा कि वैश्विक स्तर, मतलब विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर का मतलब होता है विश्व के स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, संसाधन के मूलाधार योगदान किया गया। ठीक है। उसके बाद आपको इससे पहले मैंने रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ाया है, उसी में भी क्या किया उन्होंने, संसाधनों के संरक्षण की वकालत की। तो साथियों, ये जो 4 पॉइंट है हमारे, ये 4 पॉइंट आप जो है याद रखेंगे। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट है, देखो, हम संसाधनों के संरक्षण की बात कर रहे हैं कि हमें संसाधनों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्यों होना चाहिए, क्योंकि इनके अतिदोहन की क्या समस्या उत्पन्न हो गई है। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, लालच में आकर क्या करते हैं, इनको हास होने लगा है। वो क्या करते हैं, जैसे मुझे एक खेत का टुकड़ा मिला है, मान लो इस खेत में यहाँ पर मूरम रेत वगैरह है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे खेत को खोद दूंगा। तो मैं जो भूमि है, भूमि संसाधन है, उसको नुकसान पहुंचा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लालच है कि मेरी रेत यहां से बिक जाएगी। अब ऐसे में क्या हो रहा है, समाज क्या हो रहा है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में लग रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो अमीर आदमी है वो तो उस रेत का, उस अवैध उत्खनन के तहत उसका उपयोग कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी के पास क्या जेसीबी, क्या एक्सावेटर, जो हमारी पोकलेन होती है उसका नाम है एक्सावेटर होता है ना साथियों। तो एक्सावेटर खरीद पाएगा क्या? वो नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, साधारण गरीबी वर्ग क्या रहेगा, दूर रह जाएगा। तीसरा ये संसाधनों का अंधाधुन का मतलब है बहुत ज्यादा रूप में क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिससे एक वैश्विक परिस्थितिक घटना पैदा हो रही, जैसे भूमंडलीय ताप, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो साथियों क्या हो रहा है, जैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो घर में पेंट कर रहे हैं, ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कोयला इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स यूज हो रहे हैं, उससे भूमि का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण प्रदूषण तो आप जानते हो, मान लो हम किसी एरिया से, मान लेते हैं कि ये एक जंगल है, इस जंगल में से बार बार हम मिट्टी को खोद रहे हैं, तो यहाँ के वृक्ष खत्म कर रहे हैं हम। तो खत्म कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम एक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, है ना।
अगला चैप्टर साथियों हमारा संसाधन नियोजन। अब आप लोगों से पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में यूं भी क्वेश्चन आ सकता है, संसाधन नियोजन कैसे कहते हैं? तो ऐसे उपाय या तकनीकी जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, क्या कहलाता है? वो चीज कहलाती है संसाधन नियोजन। क्या कहलाती है? संसाधन नियोजन। क्या है साथियों कि हमारे पास अगर साइकिल है और साइकिल से हम बाहर जा सकते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारी साइकिल का उपयोग क्या कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम इसे चला सकते हैं, इससे जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, ऐसे उपाय को हम क्या कहेंगे, ऐसी तकनीक को हम क्या कहेंगे, हम संसाधन नियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन नियोजन कहेंगे। ठीक है। अब भारत में संसाधन नियोजन की क्या क्या है? तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जैसे क्या है कि कोयला कहाँ पर मिल रहा है? जैसे मध्य प्रदेश में कोयला मिलता है सिंगरौली में। कहाँ मिलता है? सिंगरौली में। तो हम लिख लेंगे कि कोयला जो है सिंगरौली में मिल रहा है। अब जो तांबा का एक अयस्क रहता है वो मलाज खंड में मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश के खदान मलाज खंड में तांबा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक तालिका बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? उसके बाद हम कर रहे हैं संसाधनों के विकास योजना लागू करेंगे। हम ऐसी प्रौद्योगिकी करेंगे, ऐसी मशीनरी खरीदें, ऐसा कौशल करें, ऐसे संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करें, ऐसी एक प्रणाली हम तैयार करेंगे कि जिससे हम क्या कर सके, उनको सुव्यवस्थित तरीके से लगा सके। और संसाधन विकास योजना, और ये बोर नहीं है साथियों, ये है और। क्या है ये है और राष्ट्रीय योजना का समन्वय स्थापित करेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी योजना है और हमारी क्या योजना है संसाधन नियोजन की, हम इनके बीच में क्या करेंगे, एक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, पहला हमारा संसाधन है भू संसाधन। अब हम जानते हैं कि भू संसाधन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है ना? क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इस प्राकृतिक संसाधन में वन्य जीव है ना, मानव जीवन और आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, ये सभी कहां पर है? ये सभी भूमि पर आधारित है। परंतु आप जानते हो भूमि हमारे पास क्या है? सीमित है। देखो हमारे पास जितनी जमीन है वो तो उतनी ही रहेगी, चाहे हम बढ़े या घटे। तो क्या है? भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। इस पर क्या हो रहा है? प्राकृतिक वन्य जीव, मानव जीवन, कुछ आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, सारी व्यवस्थाएं भूमि पर हो रही है। लेकिन भूमि क्या? सीमित है। अब जब ये सीमित है हमारे पास, तो हमें क्या करना चाहिए कि भूमि का उपयोग हमें सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जब हमारे पास कोई कॉपी है, मान लेता हूं कि हमारे पास एक कॉपी है ना, एक कॉपी में कितने पेज है? मान लेता हूं मैं 5 पेज है ना। तो हम क्या करेंगे, उन 5 पेजों का एक व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे कि आज भैया मैं स्कूल गया हूं, मैं 5 पेज में पूरा जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है मैं पूरा नोट कर लूँ। तो हम क्या करेंगे, व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह से हमें भूमि भी क्या करनी चाहिए, हमें योजनाबद्ध तरीके से ही चलानी चाहिए, क्योंकि भूमि हमारे पास क्या है, भूमि हमारे पास सीमित है। अब भारत में भूमि का प्रारूप क्या है साथियों? तो भारत में जब हम भूमि के प्रारूप को पढ़ते हैं तो हमारे देश में 43% के आसपास मैदान है। क्या है? 43% के आसपास हमारे देश में क्या है, मैदान है। 43% तो मैदान हो गए। जब हम पर्वत की बात करते हैं तो पर्वत हमारे पास कितने परसेंट है, 30% है। ये ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। भारत में पठार कितने परसेंट है, तो पठार है हमारे 27%। क्या है? पठार है 27%। याद रख लोगे साथियों। जब हम भूमि के प्रारूप की बात करते हैं तो हमारे पास जो भूमि है तो हम क्या कर रहे हैं, भू उपयोग का निर्धारण भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति कैसी है, वहां की जलवायु कैसी है, उसके हिसाब से हम उसका उपयोग करेंगे ना सुनिश्चित। मृदा के प्रकार कैसी है ना। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व कितना है, वहां पर प्रौद्योगिकी की क्षमता कितनी है, वहां की संस्कृति कैसी है, एवं
परंपराओं द्वारा, संस्कृति एवं परंपराओं, नर नराओं, थोड़ा सा सॉरी साथियों गलत लिखा गया है वो, परंपराओं के द्वारा क्या होता है कि किस तरह से भारत का अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है, जिसमें केवल 93% ही भूभाग के आंकड़े हमारे पास प्राप्त है। क्यों? क्योंकि हमारे असम को छोड़ के जो पूर्वोत्तर राज्य उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकृत है, जो चीन के अधिकृत है, उसका सर्वेक्षण न होने के कारण क्या है, हमारे पास इनके आंकड़े प्राप्त नहीं है, है ना। अब मैं आपको लोगों को आगे भी दिखा दूंगा कि वो कौन से हिस्से हैं जो पाकिस्तान और चाइना के पास हमारे हिस्से। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है साथियों, हमारे पास ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, आंकड़े प्राप्त नहीं। अब क्या हो रहा है ऐसी स्थिति में, जो हमारे स्थायी चारागाह है उनकी भूमि कम हो गई। आप देख रहे हो कि हमारे साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में हर साल भेड़ चराने वाले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास क्या है, भूमि की कमी हो गई है। कौन सी भूमि की कमी हो गई है? उनके पास चारागाह भूमि की कमी हो गई है। लेकिन पशु इतनी बड़ी संख्या में, चारा ज़्यादा है तो हम चारा उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए हमारे पशुओं की दशा कैसी है, अच्छी नहीं है। वर्तमान में जो परती भूमि है, मतलब इस तरह से पड़ी हुई भूमि है वो, और अन्य परती भूमि अनउपजाऊ है। हमारी भूमि कैसी हो गई है, जो परत पड़ी हुई भूमि है जिस पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, उस पर किसी भी चीज की पैदावार नहीं हो रही, अर्थात वो क्या हो गई है, वो अनउपजाऊ हो गई है ना। अब इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको खेती करना, वहाँ पर खेती करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अतः यह वहाँ पर क्या होता है, इसलिए 2-3 साल में एक ही बार बोया जाता है ऐसी भूमि को। ऐसे में हमारे पास जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है में शामिल के 54% भूमि पर ही केवल क्या होती है, खेती होती है। भारत में केवल 54% भूमि पर ही खेती होती है। मतलब हम 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से क्या करते हैं, हम 16 मान सकते हैं, 16 लाख वर्ग किलोमीटर पर ही खेती कर पाते हैं। अब ऐसे में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है साथियों, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% के आसपास भूमि को क्या किया जाता है, खेती की जाती है। क्या की जाती है? वहां पर 80% के आसपास खेती की जाती है, जबकि वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में केवल 10% पर ही खेती की जाती है, क्योंकि बाकी चीजों में क्या है, वहां पर पहाड़ वगैरह है ना। अब भारत में इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत की वन नीति कब आई, 1952 में आई। अब वन नीति में ऐसा कहा गया है साथियों कि पूरे देश में लगभग हमें 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर 33% भूभाग पर वन है तो हम क्या होंगे, संतुलित। तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण जो है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहेगा। जबकि इसकी तुलना में बहुत कम ही वन है कि जहां पर 33% है। खासकर हरियाणा पंजाब में तो 33% से कम वन है ना। यही कारण रहा कि साथियों हमारा वन जो क्षेत्र है वो बढ़ नहीं पाया है अभी तक। क्या नहीं बढ़ पाया? देखो अब यहां से भी प्रश्न बनता है। यहां से प्रश्न इस तरह से बनेगा साथियों कि 2014-15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 45.50%। 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार, है ना, 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल ये है ना। 1960-61 के आंकड़ों के अनुसार वन कितना है, 18.11%। और अब क्या हो गया, ये 23.3%। क्या इतना ही रहना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स जो है यहां से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों कि जो वन क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका किस तरह से वन पर निर्भर रहती है। तो किस तरह से वन पर निर्भर रहती है कि भू उपयोग का एक भाग बंजर है ना, हम जानते हैं। दूसरा जो है कृषि के लिए उपयोग है। बंजर पहाड़ी में क्या रहती है, चट्टानें,
है ना, सूखी झाड़ियाँ और मरुस्थली भूमि, सूखी भूमि मरुस्थली भूमि शामिल होती है ना। तो वो क्या करते हैं, जो कृषि योग्य भूमि इसका उपयोग करते हैं। अब गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि जैसे बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग भी शामिल होते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि का संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान न देने के कारण, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधन का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर एक आपदा किसी भी समय आ सकती है। अगर हम भूमि के उपयोग को ध्यान नहीं देंगे, उसके संरक्षण को, उसके प्रबंधन को, तो क्या होगा, हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपदा आ सकती है। अब वो आपदा कैसे आती, भूस्खलन हो सकता है ना, खाने की समस्या हो सकती है ना। तो साथियों अभी मैंने पढ़ा था मृदा निम्नीकरण। तो मृदा निम्नीकरण क्या होता है, मृदा को कृषि योग्य न रहने देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भूमि निम्नीकरण कहलाती है। अब भूमि निम्नीकरण क्या हो रहा है साथियों, केवल मानव ही भूमि निम्नीकरण नहीं कर रहा है, मानवीय क्रियाओं के कारण न केवल भूमि निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। और उससे क्या हो रहा है, जो चीजें भूमि को बंजर बनाने का काम कर रही है, उनको क्या मिल रही है, उनको ताकत मिल रही है। जैसे साथियों, अगर हम बेफिजूल, अगर हमसे कोई, हमारे परिवार का आदमी झगड़ रहा है ना, पारिवारिक आदमी, ऐसे में क्या हो रहा, हमारे दुश्मन को क्या मिल रही, हमारे दुश्मन को क्या मिल रही, ताकत मिलती है। अगर हमारे दुश्मन को क्या मिलती है, ताकत मिलती है। ऐसा ही हो रहा है कि हम जो कर रहे हैं, भूमि निम्नीकरण कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक आपदा है, उनको क्या मिल रहा है, बल मिल रहा है ना। अब हम पढ़ते हैं भूमि, साथियों हम पढ़ते हैं, जब भूमि निम्नीकरण पढ़ चुके हैं, मतलब कृषि योग्य न रहना, है ना। अब बात पढ़ रहे हैं भूमि निम्नीकरण का के प्रमुख कारण क्या है। तो भूमि निम्नीकरण का कारण है, पहला कारण है खनन। अब खनन से क्या हो रहा है साथियों, अगर जैसे ये जमीन है, अब मैंने बताया हमने खोदा, ये मान लेते हैं ये है हमारी जमीन, है ना। अब जमीन में हमने ये गड्ढा डाल के क्या कर लिया, ऐसे अवैध उत्खनन कर रहा, ये हमने खोद लिया। अब जब हमने गहरी खाई कर ली, मलबे को हमने क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, तो इससे भूमि क्या हो रही, ये बोने योग्य हो गई क्या इतनी भूमि, तो ये क्या हो जाएगी, ये बोने के योग्य नहीं रहेगी, अर्थात भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो गया। अब ये भूमि निम्नीकरण की समस्या कहाँ कहाँ पर है, तो ये है झारखंड में, क्योंकि सबसे अधिक खदान है, छत्तीसगढ़ में कोयला वगैरह, मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा, उड़ीसा में भी साथियों मयूरभंज वगैरह जो एरिया है वहां पर क्या हो रहा है। इसी तरह से राज्य में वन के लिए उपयुक्त भूमि का क्या हो रहा है, निम्नीकरण का कारण बना हुआ है। अब अति पशुचारण ये हो रहा साथियों, बहुत ज्यादा अवस्था में अगर पशु का चारण होगा तो जो ऊपर की परत रहेगी उपजाऊ, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आप देखना अगर कोई गांव से बिलोंग्स करता है तो गांव में क्या होता है साथियों, हम जिस भूमि पर बार बार जानवरों को लेकर उनको चराते हैं, चारण करते हैं उनका, तो वो जो परत होती है ऊपर की, वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो अब अतिचारण कहां पर, गुजरात में ज्यादा जनसंख्या में जानवर है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इस तरह से आप ट्रिकी में भी याद रख सकते हैं ना। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अब अत्यधिक सिंचाई क्या होता है साथियों, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, कौन सा भाग, पश्चिम वाला, अर्थात बिहड़ वाला, जो हमारे भिंड मुरैना से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग है ना। तो इनमें क्या होता है साथियों, जब अत्यधिक सिंचाई होती है, तो अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है साथियों, कुछ जल क्रांतताएं भी भूमि निम्नीकरण के लिए उपयुक्त होती है। जैसे क्या होता है, इसका कारण भूमि क्या हो जाती है, लवणी हो जाती है, और उसकी क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, जब हम ज्यादा सिंचाई करते हैं तो लवणीयता और क्षारीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब भूमि ज्यादा लवणी और क्षारीय हो जाएगी तो ऐसे में हम फसल बो पाएंगे क्या, नहीं बो पाएंगे। अब कुछ खनिज प्रक्रिया ये है साथियों, जैसे सीमेंट उद्योग से चूना को पीसना,
मृदा बर्तन उपयोग में चूने सील खेड़ी का प्रयोग, अधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या हो रही है, धूल ही धूल हो रही है। अब जब वायुमंडल में धूल ही धूल हो रही है, जब इसकी परत क्या होती है पृथ्वी पर जम जाती है तो मृदा जो जल सोखती है, देखो क्या होता है साथियों, जो हमारी मृदा रहती है उस मृदा में जैसे ये पेक है ना, अब इस मृदा में क्या होता है साथियों, इस मृदा में क्या होता है बहुत छोटे छोटे माइन्यूट क्या होते हैं वॉइड्स होते हैं। तो उन वॉइड्स से क्या होता है साथियों, जो ऊपर से पानी गिरता है तो वो पानी क्या अंदर पेनिट्रेट होता है, मतलब अंदर चला जाता है। पर क्या होगा जब हम क्या करेंगे, कोयला जैसे चूना वगैरह सीमेंट उद्योग से क्या होगा, धूल होगी और वो धूल कहाँ होगी, यह जम जाएगी। जब यहाँ पर धूल जम जाएगी तो बारिश से जो पानी आएगा साथियों, तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, बारिश का पानी यहाँ गिरेगा और गिर के इधर बह जाएगा। तो इससे जो भूमि है हमारी वो बोने योग्य रहेगी क्या, वो बोने योग्य नहीं रहेगी, अर्थात क्या होगा, भू निम्नीकरण हो जाएगा। अब क्या हो रहा साथियों, जब बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, बड़े बड़े उद्योगों से जो पानी निकल रहा है, जल निकास जो बाहर हो रहा है उसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और वो भूमि में रिस कर जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। उस जल को जब प्रदूषित कर देते हैं तो उससे खेती नहीं होगी, उससे भूमि का क्या होगा, रिस कर भूमि क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, जल भी प्रदूषित हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, लगातार भू निम्नीकरण हो रहा है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं साथियों, है ना। अब भारत में एक और प्रश्न पूछ सकता हूं मैं कि भारत में कितनी % भूमि है निम्नीकृत है ना। तो ये डाटा याद रखिएगा आप लोग। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो क्या है, निम्नीकृत है। इसमें से 28% जो भूमि है निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है और 56% जो भूमि है वो जल अपर्दित के कारण है और शेष जो भूमि है वो लवणी और क्षारीय है। क्या है, शेष भूमि लवणी और क्षारीय है। साथियों हम एक रैपिड रिवीजन पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड भी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा पाऊंगा। जैसे अगर आप कंपैरिजन करोगे मेरी पहली और दूसरी क्लास का, तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। कारण यह था कि हमारे पास टाइम था, लेकिन अब एग्जाम्स टाइम से, इसलिए मैं फटाफट रिविजन्स करवा रहा हूँ आप लोगों का, है ना। अच्छा लगे तो एक लाइक्स तो बनता है साथियों, और लाइक्स जरूर दें, है ना। अब साथियों जो मिट्टी होती है इसका निर्माण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। जो मिट्टी होती है इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, बहुत ही धीमी है। क्या है साथियों, इसकी निर्माण प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, मतलब एक बहुत स्लो प्रोसेस से ये क्या बनती। जो कि हमारी जो भूमि है इसकी 2 सेंटीमीटर के ऊपर की जो परत है इसको बनने में कितने वर्ष लग जाते, हजारों वर्ष लगते हैं। मृदा के निर्माण और उसके उर्वरकता के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे सेल अर्थात चट्टान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय स्थलाकृति जो स्थानीय पहाड़ वगैरह हैं वो, हमारी एक जलवायु, एक लंबी अवधि आदि उल्लेखनीय है। वो किस तरह से साथियों, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, जैसे एक बड़ी चट्टान हुई है ना, इस बड़ी चट्टान पर पानी गिरा, धूप गिरी, इसके कारण ये बड़ी चट्टान क्या होती, ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती। अब जब ये टूटती है तो हल्के हल्के पार्ट्स नीचे गिर जाते हैं इसमें से, और ये जो पार्ट गिरते हैं ये क्या करते हैं, यही मिट्टी बनते हैं। क्या बनते हैं ये, यही पार्ट्स हमारे क्या बनते हैं, मिट्टी बनते हैं, है ना। सेल अर्थात चट्टान, उचित सामग्री मिलती है, समझ गए ना, वो इस तरह से मिलती। अब जलवायु क्या है साथियों, जलवायु के कारण ही जैसे गर्मी आई, बारिश आई, ठंड आई, उसके कारण क्या होता है, जो हमारी चट्टानें रहती है वो छोटे बड़े टुकड़ों में क्या होती, टूट जाती है। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं साथियों, पेड़ पौधे जैसे मान लो कि एक चट्टान है, इसके आसपास यहाँ पर पेड़ खड़ा हुआ है, जब ये पेड़ इसको जकड़ता है तो क्या कर देता है, इसको तोड़ देता है। तो तोड़ने से भी क्या होगा, बारीक बारीक कण गिर जाते हैं और वो बारीक कण ही क्या कहलाते हैं, हमारे मिट्टी के कण बनते हैं, है ना। तो इस तरह से ये साथ ही क्या साथियों,
अत्यंत चराई, जब हम ज़्यादा निरंतर पशु जब चरने जाते हैं तो ये चट्टानें रहती, इनमें कुछ परिवर्तन ला देते हैं, इनको तोड़ देते हैं। पांचवा कारण है साथियों वर्षा। ये थोड़ा सा मैं इसको बनाना भूल गया साथियों, ये हमारा पांचवा कारण वर्षा। वर्षा से मैंने बता ही चुका हूं पानी साथियों कि बार बार वर्षा का जल जब इनमें घुसता है, छेद में घुसता है, तो क्या कर देता, तोड़ देता है, और ये टूटने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है। और इसी तरह से क्या होता है, मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। मृदा, वायु, वर्षा अधिक आदि के प्रभाव के अधीन एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे साथियों क्या होता है, जैसे एक चट्टान थी, यहां पर टूट गई, अब ये टूटा हुआ जो इसके कंकर पड़े थे, हवा आई, हवा ने कुछ कंकन यहां से उड़ाया, यहां पर डाल दिए। जब बारिश आई, बारिश गिरी, तो ये सारे कंकर उठाकर बारीक पार्ट्स यहां पर उठा के ले गए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से भूमि का जो है निर्माण होता है। मैं और आगे अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जलोढ़ मिट्टी पढ़ाऊंगा। अब बात आ गई तो बात करते हैं मृदा का वर्गीकरण। अब भारत है तो साथियों भारत में क्या है, अलग अलग तरह के उच्चावे है ना, भूमि के भी अलग अलग प्रारूप है। देखो भू आकृति, जलवायु, वनस्पति पाई जाती है, अनेक प्रकार की पाई जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे राजस्थान में रेगिस्तान है, हरियाणा पंजाब में अलग भूमि है, मध्य प्रदेश में अलग तरह से, जब हम हिमाचल वगैरह में जाते हैं तो पहाड़ी भूमि है। तो हमारे यहाँ क्या पर अलग अलग जलवायु है, अलग अलग वनस्पति है। राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होगी, मध्य प्रदेश में एक समतल रहेगा, साउथ में बार बार पानी आएगा, हमारे हिमाचल वगैरह में, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आएगी, ज़्यादा पानी है, ठंड है ना। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की क्या हुई, उसी के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की मृदाएं पाई गई। मतलब कह सकते हैं हमारी जलवायु अलग है तो हमारी मिट्टी भी अलग अलग हो गई। अब भौतिक गुणों के आधार पर जो भारत में मृदा जो है, हमारी मिट्टी है, उसको किन भागों में बांटा गया हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला साथियों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, है ना। अब जलोढ़ मिट्टी को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं मैप के जरिए, है ना। देखो साथियों, जैसे मान लेते हैं, है ना, मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये हमारा भारत है ना, ऐसा बनाने का कोशिश करा मैंने। अब साथियों जो हमारा भारत है, तो ये जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा है। यहां पर बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, यहां पर हिंद महासागर है, और यहां पर कौन है, अरेबियन सी है। ऐसी आकृति साथियों जो तीन तरह से पानी से घिरी हुई है, ऐसी चीज को कहते हैं प्रायद्वीपी। ऐसी आकृति जो तीन तरह से पानी से घिरी हो, इसे कहते हैं प्रायद्वीपी। अर्थात भारत का कौन सा पार्ट प्रायद्वीपी भारत कहलाएगा, नीचे वाला। ये कौन सा, उत्तर, ये कौन है, दक्षिण भारत। प्रायद्वीपी को इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुलर। तो जो हमारा नीचे वाला पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया है। अब साथियों क्या होता है, भारत में ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, इसमें होती है गंगा, है ना। ये जो बेसिन से, ये गंगा का बेसिन है, ब्रह्मपुत्र, यहां पर कौन सी, सिंध, है ना। तो ये नदियां क्या होती है साथियों, जब ये नदियां यहां से निकलती है इन पहाड़ों से, तो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी बहाकर लाती है। तो इस मिट्टी में क्या होते हैं, बारीक बारीक कण होते हैं, और वो बारीक बारीक जो कण होते हैं, ये मिट्टी यहां पर जमा करती है। कहां पर, यहां पर इस एरिया में क्या करती है, ये जमा कर देती है।
अब जब जमा हो जाती है तो वह मिट्टी क्या होती है, वो मिट्टी कहलाती है जलोढ़ मिट्टी। क्या होता है साथियों, जब ये बहाकर लाती है इस तरह से, तो ऐसे बहाकर इन मैदानों में ये क्या कर देती है, ये मिट्टी इस तरह से जमा देती है। अब जमा करके ऐसा एक पहाड़ बना दिया, और ये पहाड़ अगर पुराना हो जाता है तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। जब ये नई नई जमती है तो नई नई मिट्टी को हम कहते हैं खादर, है ना, क्या कहते हैं, खादर। अब आप समझ गए होंगे, तो मैं चलता हूं। तो क्या होता है साथियों, देखो लिखा है इसमें, भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो किसका है, जलोढ़ मृदा का बना है। क्योंकि यहाँ पर हिमालय से 3 नदियां निकलती है, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब ये क्या करती है, ये जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और कुछ मृतिका अर्थात छोटे छोटे कण वो विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं, इसलिए क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें क्या रहता है, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूना होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में क्या है, गन्ना। इसलिए वहां पर क्या हो रहा है, बिहार में चावल, गेहूं, अनाज तथा दलहन जैसी ऐसी चीजें जो दाल पैदा होती है, जैसे चना, अरहर, तो ये क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी में पैदा होते हैं, है ना, के लिए उपयुक्त है। अब साथ ही क्या होता है साथियों, आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना जलोढ़ अर्थात बांगर और नया जलोढ़ अर्थात खादर। अब जो पुराना जलोढ़ होता है, जो बांगर होता है, वृहद मैदान के पुराने जलोढ़ को क्या कहेंगे, बांगर। और नवीन भाग में जो नवीन निर्मित है, नवीन भाग में जो बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम, खादर। ये क्या करती है, पहाड़ों को तोड़ते हुए पानी के साथ बहाकर आते हैं और वो वहां जम जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब जब पुराना है तो पुराना क्या होगा, ऊंचा टीला बना लेगी। जब टीला ऊंचा बन जाएगा तो नदी पहुंच पाएगी, नदी नहीं पहुंच पाएगी। जबकि नए जलोढ़ में क्या हो रहा है, यह अभी बन रहा है, तो जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ की स्थिति में नदी का पानी वहां पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। पुराना जो जलोढ़ रहता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम अधिक रहता है, और नए जलोढ़ क्या रहता है, बहुत ही उपजाऊ रहेगा, क्योंकि नया बन रहा है वो। ये क्या रहेगा, ये कम उपजाऊ रहेगा, कहीं कहीं पर इसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा अम्लीयता हो जाएगी, उसके कारण इसमें कृषि नहीं की जाती है, जा सकती है। जबकि ये नया है, एक सा नहीं मिलेगा, है ना, अतः इस मैदान में कई भौतिक लक्षण मिलते हैं। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये नया नया बन रहा है, नदी बार बार वहां पर आ रही है, जा रही है। पुराने जलोढ़ में, जो पुराना जलोढ़ है जिसे बांगर कह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो बार बार नदी आ नहीं रही है, तो एक जैसी आकृति का रहेगा। अगर आपसे पूछते हैं बांगर और खादर में अंतर, है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि पुराना जलोढ़ क्या कहलाएगा, बांगर, नया जलोढ़ क्या कहलाएगा, खादर। ओके। अब साथियों पूर्वी तट पर क्या होता है, नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब इसकी विशेषता क्या है, फिर से मैं उसी पार्ट में आप लोगों को ले जाऊंगा। क्या करूंगा, मैं फिर से आप लोगों को वही मैप में ले जाऊंगा, है ना, मैप ही लाया भी हूं साथियों। देखो क्या होता है साथियों, ये जो तट होता है हमारे देश का, ये जो तट है ये कहलाएगा पूर्वी तट। क्या कहलाएगा, ये कहलाता है हमारा पूर्वी तट, है ना, क्या कहलाएगा, ये कहलाता है पूर्वी तट। कौन सा तट, ये वाला, ठीक। क्या होता है साथियों, जैसे जो हिमालय से हिंद, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां होती है, तो ये नदियां यहाँ से, ये जो पहाड़ होते हैं हमारे यहाँ के, जितने भी हिमालय श्रेणी के जो ये पर्वत है, ये प्योर मिट्टी के बने हैं। किसके बने, प्योर मिट्टी के। अब आप खुद लोग सोचना कि जब जो चीज प्योर मिट्टी की बनी होती है,
अगर वहां से हम पानी को बहाते हैं तो क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, कटती है। अब कट के वो बहती है तो यहां से बहती हुई क्या होती है, यहां पर जमती है पूर्वी तट पर। जब पूर्वी तट पर बनेगी तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगी, उपजाऊ भूमि होगी, है ना। क्या हो जाएगी, ये एक उपजाऊ भूमि हो जाएगी, है ना। तो उसी को पढ़ रहा हूं मैं। तो क्या होगी, जो पूर्वी तट पर जो मिट्टी आएगी वो डेल्टा की बनी होती है, अर्थात वो डेल्टा की बनी होती है, तो वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इस जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषता है साथियों, इस जलोढ़ मृदा की जो विशेषता है, ये भी कहां से आ रही, हिमालय के वही सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेप से आ रही। अब इसमें क्या होगा, रेत सिल्ट भी होगी, कुछ मृतिका अर्थात मिट्टी के बारीक कण भी होंगे। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी की ओर जाते हैं, मतलब घाटी की ओर जाते हैं, तो मृदा के कणों का आकार क्या आता है, बढ़ता चला जाता है। नीचे नीचे बारीक कण, फिर ऊपर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी में जो जितना बारीक कण होगा वो उतनी दूर तक बहेगा, है ना, स्वाभाविक सी बात है। अब जलोढ़ मृदा क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है ना। अधिकतर जलोढ़ मृदा में क्या होता है, पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जिससे गन्ना, चावल, गेहूं और अन्य जात दलहन की फसलों के लिए क्या होगी, उपयुक्त होगी। अधिक उपजाऊपन होगा इसमें। इसी के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। गहन का मतलब होता है ज्यादा, क्या होगा साथियों, गहन का मतलब हो जाएगा ज्यादा। कैसी कृषि की जाएगी, गहन कृषि की जाएगी, है ना। अब गहन कृषि का मतलब हो जाएगा कि ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा पास पास हर खेत क्या होगा, हर खेत जो है, हर खेत क्या हो जाएगा, हर खेत क्या हो जाएगा, हर खेत में खेती की जाएगी। ओके, ठीक है साथियों, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट पार्ट है साथियों, अब है हमारा काली मृदा। कौन सी मृदा, काली मृदा, है ना। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट पार्ट जस्ट आ ही रहा है और आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।